हाँ, अब देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें थोड़ी थ्योरी भी है, बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब ये इतने जितने भी क्वेश्चन है सब डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से अपन को समझते हुए करना है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3.8 hours। द टैप ऑफ लार्जर, इसमें क्या है कि दो टैप है, मतलब दो पानी के नल हैं, एक थोड़ी बड़े डायमीटर का है, बड़े व्यास का है, और एक छोटे व्यास का है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, यानी कि दो पानी के नल एक साथ, एक होज का मतलब है पानी का जो टैंक होता है ना, होज बोल दो, होद बोल दो, वो उसको 9 से इतने मतलब लगभग 10 घंटों के करीब भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम समय, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय ज़्यादा लेता है, समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से होज भरने के समय को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो बड़े डायमीटर, द टैप ऑफ लार्ज डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेट। वो जो बड़े वाला वो छोटे से 10 ज़्यादा लेते हैं, कम लेता है। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फाइंड द टैंक। ठीक है, तो दोनों अलग अलग कितने घंटे में भर देंगे, ये आपसे पूछ रहा है प्रत्येक द्वारा होज भरने में। तो मैंने थोड़ी स्टेटमेंट पहले लिख दिया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता, वही सेम क्वेश्चन से ही थ्योरी लिखनी है। मान लेते हैं कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय वो x घंटा, यानी कि लेट द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ लार्ज डायमीटर टू फिल द टैंक। फिर सेकंड, कम व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय, यानी द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक। और फिर इसके बाद में हो जाएगा वो x+10। कैसे कि अगर बड़े वाले को x घंटा लगता है तो छोटे वाले को बड़े वाले से 10 घंटे ज़्यादा लगता है। अब दो तरीके से बोलना होता है ये, या तो मैं इसको ऐसा बोल दूँ कि बड़े वाले को छोटे वाले से 10 घंटे कम लगते हैं, बड़े वाले को छोटे वाले से 10 घंटे कम लगते हैं, ये बोल दूं, या फिर ये बोल दूं कि छोटे वाले को बड़े वाले से 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं। बात तो एक ही है, तो मैंने ज़्यादा वाला लिख दिया क्योंकि प्लस में सॉल्यूशन करना इजी रहता है। समझ में आ गई ना? बस अब क्या होता है, जब भी घंटे के अंदर कोई कैपेसिटी दे रखी हो ना तो हमेशा प्रति घंटा निकालना पड़ता है। यानी कि हर किसी का, जैसे कि ये सिस्टम बोल दो चाहे होद बोल दो, सिस्टम भी बोलते हैं इसको। तो ए बिग टैप कैन फिल ए होज या फिर सिस्टम इन 1 hour, या टैंक बोल दो, चलो आप कंफ्यूज मत होना ना, सिस्टम का मतलब और टैंक का मतलब एक ही है। ठीक है, ये दोनों सेम मीनिंग है। तो बड़े के द्वारा 1 घंटे में कितना पानी भरता है 1/x, उसी का अपोन कर देना। जैसे मैं कह दूं कि अगर कोई इंसान 4 काम करता है, ठीक है, 4 घंटे काम करता है, तो 1 घंटे कितना हो जाएगा 1/4, वो वाली चीज़ है। यानी कि 1 घंटे में बड़ा नल होज भर सकता है, तो पहले कितना भरता था x घंटे, तो 1 घंटे में 1/x, वो ध्यान रखना। ठीक है, और 1 घंटे में छोटा नल भर सकता है 1/x+10, दोनों को अपोन में लिखना है। जिसकी भी पर डे कैपेसिटी निकालनी हो, किसी की भी प्रतिदिन कैपेसिटी निकालनी हो, उसको हमेशा अपोन में लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों नल मिलकर कितने में भरेंगे बताओ, ये 1/x प्लस 1/x+10, यानी कि दोनों मिलके, ये तो इतने भरता है, ये इतने, दोनों मिलके इतने घंटे भर देंगे। ठीक है, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट गिवन, लेकिन क्या दिया हुआ है, लेकिन दिया है, क्या दिया है, अपने तो कहा कि दोनों मिलके इतने घंटे में भरते हैं, जबकि क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इतने घंटे में भरते हैं। नो 3.8, इसका मिक्स को सॉल्व कर लो, 75/8 ये गिवन है, इतने घंटे या इतना आवर्स ये गिवन है, जबकि अपन कह रहे हैं इसका मतलब ये ही ये है, इसका मतलब ये ही ये है, ये आपको समझना है। तो अब सुनो कि दोनों टैंक इतने घंटे में भरते हैं, वो बात अपन को समझ में आ गई। एक बात बताओ, ये क्या था और ये क्या था, ये दोनों टैंक की 1 घंटे की कैपेसिटी थी, वैसे ही ये टोटल टाइम है, लेकिन ये 1 घंटे का नहीं है। यानी कि दिया हुआ है कि दोनों मिलकर इतने घंटे में भरते हैं, तो फिर इसी से एक लाइन और लिख रहा हूँ, ध्यान रखना कि दोनों मिलकर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ अब, दोनों मिलकर 1 घंटे में, ठीक है, दोनों मिलकर 1 घंटे में भरते हैं। ठीक है, यानी जो दोनों है बहुत फिल टुगेदर इन 1 hour। 1 hour का मतलब इसका उल्टा। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो कभी भी मुश्किल नहीं होगी ऐसे सिस्टम वाले या ऐसे नल पाइप वाले क्वेश्चंस में। होता क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी टोटल ये थी पर डे, ये पूरी ये पर डे, ये दोनों को मिला के ये, लेकिन क्वेश्चन में ये था, लेकिन ये टोटल है, इसकी भी पर डे, ये पर डे नसन या मैं डे बोल दिया, प्रति घंटा बोल दो चाहे पर आवर, ये प्रति घंटा हो गई। ये ऐसा क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये भी प्रति घंटा है, पर आवर है, तो ये भी पर आवर हो जाएगी, इसकी उल्टी। ठीक है,
तो अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार क्या बात है कि 1/x प्लस 1/x प्लस 10 वो ही 8/75 है, वही 8/75 है। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, x और x प्लस 10 इसका, इससे ये तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो एज इट इज आ गया, इसका इसमें डिवाइड, x बचा तो x लिख दिया, 8/75, ठीक है, ओके। इसके बाद x और x 2x प्लस 10, नीचे क्या हो गया, x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 8/75, 8/75, ठीक है। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे करने पर आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x, बारी बारी दोनों से होगा, ये इससे हो गया तो ये हो गया 150x प्लस 750, ठीक है, बारी बारी हो गया। अब क्या होगा, 8x स्क्वायर अपनी जगह, 8x अपनी जगह, सॉरी 80x अपनी जगह, 150x को अंदर ले आओ, 750 को भी अंदर ले आओ, बराबर 0। तो 8x स्क्वायर यहाँ बच गया माइनस का 70x, क्योंकि माइनस के 150 ज़्यादा है तो माइनस के 70x हो गया, और 750 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद समझो 8x स्क्वायर है, 70 है, 750, अगर इसमें कुछ कॉमन जा रहा हो तो कॉमन ले लो। तो ऐसा पता चल रहा है कि 2 कॉमन जा रहा है, तो अपन 2 कॉमन ले लेंगे, चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 35x, और ये हो गया आपके 2 3 जा 7 जा और 5, हाँ 375, और ये 2 उधर जाके ख़त्म, तो पीछे क्या बच गया, 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0, ये बच गया। अब चाहो तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, वरना कंपेयर कर लो, ठीक है, वो इजी पड़ेगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ऐसा हिंदी वाले स्टूडेंट लिख देंगे, ये लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो a होगा, यानी कि a की वैल्यू 4 हो गई, और b की वैल्यू जो x का गुणांक होगा, x का कोफिशिएंट होगा वो होगा, तो b हो गया, c हो गया माइनस का 375, ठीक है। अब अपन इसको चेक कर लेते हैं कि रूट्स का एग्जिस्टेंस है क्या, यानी कि जांच करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से। b की वैल्यू है माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4a, और ये हो गया c। वैसे आपको याद होगा 35 का 1225 होता है स्क्वायर, वरना करके देखना 35 करके देख लेना, हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 16 को इससे कर देंगे 16 पंजे 80, 16 7 जा 16 पंजे 96, और 7 जा जाएंगे 112, ठीक है। 112 में 8 कैरी लग गई तो ये हो जाएंगे आपके 120, यानी कि 120 का मतलब फिर 12 कैरी लग गई, 16 48 48 और 12 6,60 हो गए, ठीक है। तो ये 6000 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो 7225 हो गया आपके। क्यों? क्योंकि 6000 एक 7000, 7225 जो कि 0 से बड़ा है, मतलब इसका एग्जिस्ट है, रूट आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। तो फिर अपन लिख देंगे आगे फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस बी की जगह रख देंगे अपन 35, ठीक है, प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू भी अपन निकाल ली, ये आ गई, अपॉन 2 और a की जगह रख देंगे 4। x बराबर प्लस का 35 प्लस माइनस, और ये मैंने कल पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था, ये 85 का होता है, तो 85 बार आ जाएगा और नीचे आ गया 8। तो x बराबर 35, एक बार 85 प्लस में ले लेते हैं अपॉन 8, और एक बार
35, 85 माइनस में ले लेते हैं अपॉन 8, दोनों को बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको तो यहीं कर लेते हैं। यहाँ तो आ गया आपके 5 में से 5 गया तो 0, 50 आया माइनस का, नीचे 8 है। ठीक है, इससे प्रॉपर तो नहीं कटेगा, खैर 2 की टेबल से काटोगे तो माइनस का 25 और ये हो गया 4। इस हिसाब से जो टाइम है वो माइनस में आ रहा है, तो वैसे भी ये तो वैलिड नहीं है, क्योंकि कोई भी टाइम माइनस में थोड़ी ना होगा, चाहे 1 सेकंड में लगा तो है ही ना, तो ये तो वैलिड वैसा भी नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर 10, 1 कैरी 12 हो गया अपॉन 8, तो x की वैल्यू इसे कट जाएगा एक बार, और 4 4 40, 8 5 जो 40, x की वैल्यू आ जाएगी 15। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े व्यास वाला जो टैंक है वो लिख देना, देयरफॉर पूरी लाइन है ना, उसको लगे 15 घंटे, 15 घंटे बड़े वाले को, तो जिसका बड़ा डायमीटर है, और छोटे वाले को लग जाएंगे x + 10 यानी कि 15 + 10 यानी कि 25 आवर्स। तो ये तो लगेंगे छोटे वाले को, स्मॉलर को, जिसका स्मॉलर डायमीटर है, ये लग जाएंगे बड़े वाले को। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, मिस्टेक कहीं कहीं पर हो सकती है, प्लस माइनस का ध्यान रखना। और ऐसे कुछ स्क्वायर अगर आपको याद हो जाते हैं इजीली, जैसे कि 7225 85 का होता है, तो टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि एक तो पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन है, यानी कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर की तो दूरी है, उसको यात्रा करने में एक्सप्रेस है एक तो, और एक रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से। ठीक है, ओके। फिर है, अब आपकी माइंड में ये आ रही है कि 2 ट्रेनें जब साथ साथ चल रही है तो वो कहीं बीच में रुक भी तो सकती है, इसलिए इन्होंने पहले ही बात मेंशन कर दी कि विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। ठीक है, यानी कि जो बीच के अंदर कहीं पर भी अगर मध्य में स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए, मतलब ऐसा मान लो कि बीच में अगर रुकी तो उनको अपन को ऐड नहीं करना। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो एक्सप्रेस है उससे 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ज़्यादा चलती है, तो दोनों रेलगाड़ियों की एवरेज स्पीड अपन को निकालनी है। कुछ स्टेटमेंट मैंने पहले लिख दिया ताकि टाइम बचे। सबसे पहले आपको अपन को ये नहीं पता, देखो पहले ये सोचना है कि एक तो पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, दोनों की अलग अलग स्पीड है। ये है ना, ये एक्सप्रेस इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा चलती है। अगर आपसे मैं कहूँ कि 2 बंदे हैं, है ना, एक जने के पास दूसरे से 100 रुपये ज़्यादा है, तो आपको पता है कि पहले वाले के पास कितना है भाई, मैंने कहा कि एक जने के पास में दूसरे वाले से 100 रुपये ज़्यादा है, तो पहले ये भी तो पता करना पड़ेगा कि पहले वाले के पास कितना है, तभी तो अपन कहेंगे x + 100। तो मतलब पहले वाले अगर अपन x माना तो अपन उसको कहेंगे x + 100। मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि जो सवारी गाड़ी है उससे एक्सप्रेस गाड़ी की 11 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज़्यादा है। लेकिन पहले ये तो पता करो कि सवारी गाड़ी की स्पीड कितनी, नहीं पता क्योंकि उसका तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो माना है सवारी गाड़ी की औसत चाल, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ठीक है, तो एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी, वो इससे 11 ज़्यादा है, तो x + 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्रति घंटा, हिंदी वाले प्रति घंटा लिख देंगे। ठीक, मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। ठीक है, ये बात लिख दी अपन ने। फिर सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखा दिया था, DST, डिस्टेंस, DST का मतलब डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, दूरी समय, सॉरी वो दूरी, और स्पीड का मतलब हो जाएगा आपके गति, बोलते हैं हिंदी में गति, है ना, या फिर चाल बोल दो, चाल और समय, तो दूरी चाल समय, DST शॉर्ट में फॉर्मूला याद रह जाएगा। अपन को क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम का मतलब ये, तो टाइम का फॉर्मूला का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 132, स्पीड कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा, लास्ट में लिख देंगे r। सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पर डिस्टेंस 132, सवारी गाड़ी की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी बात करते हैं अपन एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस कितनी है? एक्सप्रेस की बात कीजिए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी वाली के समय टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन डिस्टेंस तो वही 132 ही करी है, लेकिन स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, यानी कि x+11। ठीक है, ये दोनों में यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। आगे आर्ट्स लिख देना, आर्ट्स का मतलब घंटे, इतना घंटे टाइम लग रहा है। चलो अब बात आती है क्वेश्चन की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब हो गया प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या हुआ? उसने ये कहा कि ये 11 किलोमीटर की स्पीड ज़्यादा है, वो नॉर्मल है, इस वजह से हुआ क्या, 1 घंटा कम समय लेती है एक्सप्रेस पैसेंजर से, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। ध्यान रखना, प्रश्नानुसार मैं बात लिख रहा हूँ, यही है बस समझने वाली बात, कि ये हैं 132/x, ये हैं सवारी गाड़ी। ठीक, और 132/x+11 ये हैं एक्सप्रेस गाड़ी। ये जो गाड़ी हैं या फिर ये जो गाड़ी हैं, ये गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही हैं कि इससे इसको 1 घंटा कम समय लगता है, क्योंकि ये फास्ट चलती है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो ट्रेन है वो थोड़ी स्पीड में कम है, इसलिए इससे इसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है। बात एक ही है। प्रॉब्लम क्या हुई कि क्वेश्चन जब तक बराबर नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बीच में जब तक इक्वल का साइन नहीं आएगा, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब बराबर कैसे होगा कि यहाँ अभी जो मैंने लिखा है, अभी तो डायरेक्ट तो बराबर का साइन लगा नहीं सकता, तो फिर कैसे लगाऊं? क्यों? क्योंकि इसको इससे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो ये काम करते हैं, इसमें से 1 घंटा माइनस कर देते हैं। 1 घंटा माइनस करने के बाद में दोनों बराबर। ठीक है, क्योंकि इसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था ना, तो उसमें से 1 हटा दो, 1 घंटा माइनस कर लो। ठीक है भाई, जैसे मैं ये कह दूँ कि ये 80 है, इधर है 100, क्या बराबर लगा सकता हूँ क्या? नहीं। तो फिर कब लगाऊंगा? अब लगा दूँ। समझ में आ गई? या फिर यहाँ 80 है, यहाँ 60 है, बराबर लगा सकता हूँ क्या? नहीं। 2 तरीके हैं, ये या तो ऐसा कर दो 60-60 हो जाए, या फिर इधर 20 जोड़ दो 80-80 हो जाए। तो मतलब ये चीज़ें करनी है, बीच में बराबर करे बिना सोल्व नहीं होगा। ये और ये ट्रेनों की स्पीड थी, जब तक -1 नहीं करेंगे दोनों बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ये सिस्टम है, हमेशा बराबर करना होता है। ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 132/x उनको अंदर ले आओ, तो 132/x+11 वो एज इट इज़, लेकिन अंदर आने की वजह से माइनस का हो जाएगा, 1 उधर जाके हो गया प्लस का। ठीक है, अब ले लो एलसीएम। एलसीएम तो ये आएगा एज इट इज़, इन दोनों का एलसीएम लिया। अच्छा, ये माइनस कैसे में पता चल गया ना, अंदर आने की वजह से माइनस हो गया, 1 उधर जाके प्लस हो गया, इससे ये घट गया, ये बचा x+11 बचा, और 132 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो एलसीएम सोल्व करना आता होगा आपको। इससे ये कट जाएगा, बचा ये, इसको 132 है, ये लो 1। ठीक है, इसके बाद यहीं कर लेते हैं अपन। यहाँ पर जैसे ही अपन ब्रैकेट खोलेंगे, अब ये बारी बारी ब्रैकेट खोलेंगे अपन, x को 132 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 132x, फिर 11 से कर लेंगे, तो 11 2 = 22, 11 3 = 33, और 2 कैरी लग जाए 35, फिर 3, 11 और 3 14। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन, बारी बारी खुल गया। फिर माइनस का 132x अपनी जगह, और ये भी खोल लो, x को x से किया तो x², x को इससे किया तो 11x और 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर अभी ये कट रहा है तो काट दो। ऊपर तो रह गया 1452, नीचे हो गया x² + 11x और 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे किया तो x² + 11x, और इसको इससे किया तो 1452, 1452। अब क्या करो कि इसको ले लो अंदर, ये आ गया अंदर, बराबर हो गया 0। बस ये एक इक्वेशन बन गई, अब कोई टेंशन नहीं। अब अपन क्या करना है, b² - 4ac के साथ कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद हम वही अपन द्विघाती सूत्र इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन करेंगे कंपेयर, बहुत ईजी है। चाहे तो अपन प्राइम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं इसको आगे,
मतलब गुणनखंड विधि से, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले है ना फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी कर सकते हो। कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तुलना अगर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर की ए की वैल्यू हो जाएगी, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है यानी गुणांक जो है, और एक्स ये हो गया, बी हो जाएगा 11 और सी हो जाएगा माइनस का 1452, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जो नंबर होता है वो सी होता है, फिक्स है ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब अपन कर लेंगे चेक, चेक का मतलब चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में फॉर्मूला रखे, बी की वैल्यू कितनी है 11 का स्क्वायर माइनस 4a और c, ठीक है। अच्छा सी माइनस का है तो ये माइनस लगा देना, माइनस है, ठीक है। 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 5 20, 2 4 4 16 तो 18 1 और 5 ऐड कर लो, ये हो गया 9, फिर ये हो गया 2 का 2, फिर 8 रहा, ये भी हो गया 9, तो 5929, ठीक है। अच्छा ये 5929 क्या है, 0 से बड़ा है, अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब सोल्यूशन आगे बढ़ेगा। तो इसके बाद में अपन लगा लेंगे क्वाड्रेंट फॉर्मूला, तो बाय क्वाड्रेंट फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के नीचे 2a, x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं सीधी, ये रही 5929 और 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर a है, तो a कितना है 1, तो 1 ही है, x की वैल्यू 11 प्लस माइनस 5929 में करके बता दो, वैसे 77 का होगा, लेकिन फिर भी मैं करके बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं है तो ऐसा कर लेना इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि लास्ट ये इसको सम कर लो कि 9 तो 11, 11 और 9 25 हो रहे हैं, इसका मतलब 25 में 3 का तो नहीं जाएगा, ये अपन को सोचना ही पड़ेगा। इसमें 7 से करो, 7 7 जा 49, ठीक है, और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, बच गए 3, पीछे फिर हो गया 32, फिर 7 4 जा 28, ठीक है, बच गए 4, 7 7 जा 49, फिर 7 से 1 2 1। अब आप सब जानते हो कि 121 किसका होता है 11 का, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो सीधा 11 का 11 का कर लो, तो एक तो 11 का जोड़ा बन गया, एक 7 का जोड़ा बन गया, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं रूट हटा रहे हैं, तो दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं, तो एक तो ले लिया 11 और एक ले लिया 7, तो मतलब ये 77 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 77 रूट हट गया उसका, ये कॉमन सेंस है, इतना इस ये टेक्निक अपना लिया करो आप, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो। फिर नीचे 2 है, तो अब सोल्यूशन कर लो, अच्छा ये प्लस माइनस है, तो x की वैल्यू ध्यान से समझना, -11 प्लस माइनस 77, ये जो है ना, तो एक बार तो प्लस में ले लेंगे 77 को, ठीक है, और एक बार ले लेंगे अपन माइनस में, ये लो, तो दोनों को अलग अलग तरीके से सोल्व करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। तो यहाँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 77 में बचेगा 66 प्लस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 33, और यहाँ अपन जब करेंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस का 88 कट के ये हो जाएगा माइनस का 44। अच्छा अपने निकाल क्या रहे हैं, ये अपन निकाल रहे हैं x का मतलब स्पीड सवारी गाड़ी की, चाहे वो इसकी निकलेगी तो इसकी भी निकल जाएगी। एक बात बताओ, आप बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, कोई भी अपन चलाते हैं, तो क्या उसकी स्पीड कभी माइनस में होती है? अगर वो मामूली सी भी हिलेगी, स्पीड का मतलब अगर मामूली सी भी चलेगी तो कुछ स्पीड तो उसकी होगी, कभी भी किसी की भी स्पीड माइनस में नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना, ये जो x है ये तो ले नहीं सकते अपन, क्योंकि जो किसी की भी स्पीड है, स्पीड का मतलब चाल, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, माइनस में नहीं हो सकती, तो वो x की वैल्यू अपन लेंगे नहीं, तो फिर अपन लेंगे x की वैल्यू 33, ये वैलिड है, ये वैलिड है। तो फिर सवारी गाड़ी की जो स्पीड हो जाएगी, सवारी का मतलब जो पैसेंजर है, ठीक है, तो पैसेंजर की तो स्पीड हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा,
और जो आपकी एक्सप्रेस है, ठीक है, एक्सप्रेस की स्पीड हो जाएगी 33 में 11 और जोड़ दो तो वो हो जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होगी वो, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये था आपका आंसर। इसने पूछा था दोनों ट्रेनों की स्पीड या चाल ज्ञात करो, तो लिख सकते हो देयरफॉर द स्पीड ऑफ सब पैसेंजर ट्रेन या सवारी गाड़ी, अतः सवारी गाड़ी की स्पीड 33 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन यानी कि सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो भी है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड या चाल हो जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, थोड़ा समझते हुए करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, अपने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसको मैं बहुत अच्छे टेक्निक से कराऊंगा ना, उसी तरीके से आपको समझना है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। यानी कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि इनके परिमापों का अंदर 24 मीटर हैं तो फिर दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो, ठीक है। दोनों वर्गों की है यहाँ पर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्निक क्या है कि अपन दो स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। सपोज एक को अपन मान लेते हैं बड़ा, ठीक है, लार्ज स्क्वायर यानी कि बड़ा वर्ग, ठीक। एक ले लेते हैं अपन स्मॉल, बहुत इजीली समझना, यानी कि छोटा वर्ग। दो कंडीशन है। अब दोनों का एरिया, दोनों का क्षेत्रफल और दोनों का परिमाप यानी कि दोनों का ही पेरीमीटर। अब हमें ये नहीं पता कि किसी भी चीज़ का अपन जब एरिया निकालते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, उसकी साइड का पता होना ज़रूरी होता है, भुजा का पता होना ज़रूरी है। जबकि भुजा या साइड तो दे ही नहीं रखी, वो तो कह रहा है कि निकालो। तो फिर जब नहीं पता तो अपन क्या मानते हैं, एक्स। बिल्कुल सही है। लेट द साइड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसकी साइड अपन मान लेते हैं एक्स, ठीक है। और इसकी सपोज अपन मान लेते हैं लेट द साइड बी, वो अपन मान लेते हैं वाई, ठीक है। मान के चलना, माना भुजा, इसमें भी माना भुजा। ऊपर हेडिंग लिख चुकी छोटे वर्ग की, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ये एक्स होगी, वाई होगी। अगर इसकी भुजा एक्स मानी तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो आपको सबको पता है कि वर्ग है, वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एरिया का भुजा स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बाई एक्स माने तो साइड का स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ऐसे ही इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, वो हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी कि इसका भी वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसने कहा परिमाप, तो वो भी अपन लिख लेते हैं। ये लो साहब, पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब इसका परिमाप। परिमाप होता है 4 इंटू साइड यानी कि 4x, समझ गए। 4 इंटू भुजा, तो यानी कि 4x लिख दो सीधा ही, ये लो 4x। इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर या फिर पैरामीटर, पेरीमीटर कितना मतलब परिमाप, हो जाएगा 4y। ये 4x है, ये 4y है, तो तीन चीज़ें निकल गई, ठीक है। दोनों को अगर मैं इस लाइन खींच दूँ तो भी सही है। इसकी साइड x है, इसकी y है, तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर तो इसका वाई स्क्वायर, इसका 4x तो इसका 4y। आप चाहो तो कहीं साइड में लिख सकते हो वी नो दैट एरिया ऑफ ए स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वो होता है भुजा इंटू भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो साइड का स्क्वायर। और ये भी लिख सकते हो आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का परिमाप, वो होता है 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू भुजा। ये भी आप साइड में कहीं लिख सकते हो कि हमने ये वाले फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब पूरी बात समझना। अब उसने कहा, अब इसकी शर्त पे आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार। फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन प्रश्नानुसार। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर।
सम ऑफ मतलब दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। दो वर्ग मतलब एक तो ये रेखिए, उनके क्षेत्रफल अब निकालें, ये हो रहा है ये इनका सम, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम ही 468 है। समझ में आ गई? जो ये अगर अपन नहीं निकाल के रखते तो फिर यहाँ क्या लिखते? समझ में आ गई? इसलिए इसको पहले निकाल के रख लो, फिर नीचे रखो कि दोनों के एरिया का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का सम वही 468 है, 468 है। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। फिर अपन बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, ठीक है। सेकंड कंडीशन यानी कि दूसरी शर्त क्या है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, दोनों के परिमापों का अंतर 24 है। ये रहा परिमाप, ये दोनों का परिमाप पेरीमीटर, यानी कि ये बड़ा है तो ये लो 4x माइनस 4y वो ही 24 है। डिफरेंस का मतलब दोनों का अंतर मतलब माइनस, वही 24 है। चाहो तो थोड़ा एक्सटेंड कर लो, मतलब हल्का कर लो, 4 कॉमन जा रहा है तो 4 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई बराबर 24। सब जानते हो कि ये जो 4 है वो 24 के नीचे जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 6 आ गया। ये लो साहब, समीकरण 2 बन गई। शानदार इक्वेशन 2, बस दो ही बात थी, इक्वेशन और कुछ है ही नहीं। अब क्या करना है, इसके बाद अपन को ये करना है कि इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है। x माइनस वाई बराबर 6 है ना, इसको मैं ये लिख दूँ क्या कि x बराबर 6 प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं, वेरी गुड, क्योंकि मैंने y को उधर भेज दिया तो y हो गया प्लस में। और ये जो x की वैल्यू आई, ध्यान समझ, इसको इक्वेशन 3 दे दो, चलो 3। अब लिखना कि द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझ में आ गया? 1 में रख देंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ 6 प्लस वाई रख देंगे। ये रहा एक 6 प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर तो x की जगह रख दिया 6 प्लस वाई, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि एक तो वैल्यू मतलब अल्फ़ाबेट्स वाला सिस्टम है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये a और ये b हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर 468 का 468 एज इट इज। अब क्या करो, 6 का स्क्वायर 36, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, ये हो गया 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब क्या होगा, एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, ये हो गया 2 वाई स्क्वायर, इतना जानते हो ना, 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस 36, 468 को अंदर ले आओ, 468 अंदर आ जाएंगे तो माइनस का हो गए बराबर 0। इसके बाद देखो 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई माइनस ये 36 चले जाएंगे ना, तो माइनस के बचेंगे पीछे, 8 में 6 जाएगा तो 2, फिर 6 में से 3 गया तो 3, 432 बराबर 0, ठीक है। अब इन सब में 2 कॉमन जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा भी था कि जब तक कॉमन जाए तो कॉमन ले लो, ताकि थोड़ा इजी सोल्यूशन हो जाए। तो 2 जैसे ही कॉमन लिया, ये ले लिया 2 कॉमन, तो अंदर बच गया वाई स्क्वायर प्लस 6y 2 1 6 216, ये 2 चले जाएंगे उधर, 2 हो गए ख़त्म, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। ये बिल्कुल सेपरेट इक्वेशन फाइनल बन गई लास्ट में जाके, डन। अब अपन क्या कर देंगे, इसको चेक कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में, अच्छा सॉरी पहले ए बी सी की वैल्यू तो निकालें, तो अपन अब इसको कर लेंगे कंपेयर, ठीक है। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो जो एक्स, अब यहाँ मेरी बात सुनना, यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं तो वाई स्क्वायर, एक ही बात है, तो अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ए वाई स्क्वायर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो बहुत कुछ सीखने को मिला आपको यहाँ पर, ठीक है।
तो जो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो तो ए हो जाएगा, जो वाई का कोफिशिएंट बी हो जाएगा और नंबर वो सी हो जाएगा। तो वाई तो हो जाएगा 1, सॉरी वो ए तो हो जाएगा 1, ए तो 1 है क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बी है 6, सी है माइनस का 216। चलो ये बी सी की वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपन इसको कर लेंगे चेक। चेक का मतलब ये इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं ना अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा के। तो बी की वैल्यू तो है 6 का स्क्वायर माइनस 4a और सी है माइनस का 216, तो ये हो गया 36, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 6 है 24 और ये हो गया 6 और 4 2 8, ठीक है। तो इसको जोड़ लो, ये हो गया 10, 1 कैरी 10, 1 कैरी 900 हो गया, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये ऐसा है, अगर ऐसा है तो एग्जिस्टेंस है, रूट्स का एग्जिस्टेंस है, क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। तो 900 इसका सोल्यूशन आएगा, छोड़ते हैं यहीं पर। अब अपन लिखते हैं बाय क्वाड्रेंट फॉर्मूला, यानी कि द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के नीचे 2a। अब मेरी बात सुनो, यहाँ मैंने लिखा x, क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, x नहीं लिखना अभी अपन को, अभी अपन लिखना है y, क्योंकि जहाँ पर भी x था उसको भी अपन y मान के चल रहे हैं। ये गलती मत कर देना, अगर ये गलती करोगे तो यहाँ आंसर आएगा x का, जबकि वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं y की, ठीक है। और x और y में गड़बड़ हो जाएगी, फिर आंसर सही नहीं आएंगे। इस गलती को मत कर लेना, ठीक है। चलो अब जो ये चीज़ आई y, आप तो देखते हैं अपन y बराबर माइनस बी की वैल्यू है 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 900, क्योंकि अपन यहाँ पर सॉल्व कर लिया था 900, और 2 और a की जगह अपन रख लेंगे 1। तो y बराबर -6 प्लस माइनस सब जानते हो ना, 900 का तो 30 होता है, 30 लिख दिया। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक बार तो प्लस में 30 और एक बार y की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 30, मतलब 2 वैल्यू आएगी। तो यहाँ तो आ गया 24/2, यानी कि y की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। और यहाँ जब अपन सॉल्व करने गए तो ये वह माइनस का 36/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्या किसी की स्पीड, क्या किसी की चाल, या फिर किसी की हाइट यानी कि ऊंचाई लंबाई, या किसी की भुजा साइड माइनस में हो सकती है? नहीं। तो इसका मतलब ये तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि किसी की साइड, और साइड यानी कि लंबाई की बात हो रही है, यहाँ पर भुजा की बात हो रही है, तो वो चाहे कितनी भी सेंटीमीटर मीटर mm की होगी, लेकिन माइनस में तो कभी नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। तो y की वैल्यू 12 लेनी पड़ेगी, मतलब ये वैलिड है। इसका मतलब y कौन है, छोटा वाला वर्ग की भुजा। तो एक आंसर तो आ गया, ठीक है। लेकिन अभी रुक जाते हैं अपन, y तो आ गया, अभी अपने पास x और आना पड़ेगा, तभी तो दोनों की निकलेगी। तो एक काम करते हैं, ये जो y की वैल्यू है, y का मान समीकरण जो अपने 3 बनाया था, 3 में रखने पर, समझना पूरी बात को, x आ जाएगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 3, इसमें रखा तो x आ गया 6 प्लस y, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 12, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 18 मीटर। चलो, और y की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर, दोनों की साइडें आ गई। तो बस लास्ट लाइन ये लिखना है अपन को, देयरफॉर द साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर, यानी कि अतः बड़े वर्ग की भुजा वो तो हो जाएगी 18 मीटर, ठीक है। और छोटे वर्ग की भुजा यानी कि साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर वो हो जाएगी 12 मीटर। कितनी हो जाएगी 12 मीटर, ये 12 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, है ना इजी। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। इस एक्सरसाइज में सारे ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे। 4.3 आज अपनी कंप्लीट हो गई, अब 4.4 और करनी है, उसके बाद में इसके सारे एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल डिफरेंट होता है, एक ही एग्जाम्पल करना है वो सारे के सारे, ठीक है। आते हो तो भी उसको एक बार अटेंड जरूर करना है, ठीक है। तो ये अपनी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट, ठीक है, ओके।